आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। राजनीति, विज्ञान, खेल, कला और व्यापार में वे नए आयाम छू रही हैं। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान रहा है? जवाब है नहीं। समाज में आज भी लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, वेतन में भेदभाव और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने की समस्या बनी हुई है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है एक्सिलरेट एक्शन, यानी बदलाव की गति को तेज करना। सवाल यह है कि क्या केवल विमर्श और चर्चाओं से हालात बदलेंगे? नहीं, जरूरत ठोस कदम उठाने की है। भारत की बेटियों ने हमेशा इतिहास रचा है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग रिंग में और इंदिरा गांधी ने राजनीति के मंच पर अपनी ताकत साबित की। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की प्रेरणा है जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन यह सफर अधूरा है जब तक हर महिला को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलता। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं की प्रगति सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का विकास है। महिला दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प लेने का मौका है। संकल्प बराबरी का, संकल्प सुरक्षा का और संकल्प उन हर बाधाओं को तोड़ने का जो किसी भी महिला की उड़ान को रोकती है। क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो देश भी आगे बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। एक ऐसी महिला जिन्होंने विशेष रूप से महिला बुजुर्गों के अधिकारों और कल्याण के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के तहत राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद की सदस्य हैं। साथ ही परिवार कल्याण विशेषज्ञ के रूप में पारिवारिक न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनके सामाजिक कार्यों की व्यापकता यहीं तक सीमित नहीं है। ये भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की मुख्य सलाहकार भी है। यहाँ ये सैनिकों के परिवार सशक्तिकरण और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण संस्थाओं और मंचों से जुड़कर ये समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के हित में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इनकी प्रेरणादायक यात्रा और समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हुए आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव, विचार और संघर्षों की कहानी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु सुभाष मैम। सवालों से शुरुआत करते हैं कि आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? गुड क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो मतलब अगर कोई भी लेमैन एक महिला समझे या उसको अंगीकार करे, तो उसका मतलब होता है कि ये उसका अपना दिन है और ये दिन उसके अंदर एक उत्साह, एक उमंग और एक अच्छी सी फीलिंग लाता है कि ये दिन मेरा है। तो डेफिनेटली परिवार के लोग भी कॉन्फिडेंट करते हैं और वो ख़ास दिन को अपने लिए कॉन्फिडेंस लाती है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाती है कि पूरी दुनिया आज मेरे अस्तित्व का सम्मान कर रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये खास दिन मनाए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, विश्व में, इससे कुछ महिलाओं की स्थिति जो वर्तमान में है, कुछ बदलाव आएगा? देखिए, जब किसी व्यक्ति को विशेष बना कर के उसको एक अहमियत दी जाती है और उसके अस्तित्व को एक ख़ास बना दिया जाता है, तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसका कोई आप बहुत ज़्यादा ये है कि हम उसको उठा कर के एकदम से एमए करा देंगे या उसको आईएएस बना देंगे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसका नैतिक बल बढ़ा सकते हैं और उसके अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं कि हाँ, अब तुम इस दिन को लेकर के अपने बारे में आंकलन करो और अपने बारे में कुछ ख़ास सोच कर के कुछ प्लानिंग बनाओ, जिससे कि आगे बढ़ोगी तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। आप एक महिला हैं और लगातार आप सवालों के जवाब देती चली आ रही हैं। एक सवाल है कि कभी लिंग भेद जैसी समस्या जो है, भारतवर्ष में चल रही है, आपको क्या लगता है ऐसी समस्या कभी इंदु जी के दिमाग में या किसी परिवार के सदस्य के रूप में आपके ऊपर कभी ऐसा हुआ है कि दबाव रहा हो? मैं तो ये मानती हूँ कि मैं जो आज हूँ, ये मैं अपने पिता, अपने भाई और अपने बेटे और अपने पति के, ससुर जी के, देवर के, इन सब के सहयोग के साथ हूँ। तो मैं तो उनका शायद ऋण भी नहीं चुका सकती हूँ। तो ये जो लिंग भेद की बातें हैं, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं फ़ेस की, क्योंकि मैं आज जो मेरी आवाज़ है,
वही उनका जो प्यार था, मेरे प्रति विश्वास था, वो मेरा बल था और उसी के बल पर मैं हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जीती रही और मैंने उनकी अपेक्षाएँ थीं, तो उनको मैंने पूरी तरीके से ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको रिपे कर सकूं और मैं उसी तरीके से अपने जैसी महिलाओं को आत्मविश्वास दिला सकूं कि हाँ, हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और घर से ही शुरू होता है महिला सशक्तिकरण। अगर घर से किसी लड़की को उसको स्पेशल फील करा करके माँ बाप पालते हैं, भाई बहन प्यार देते हैं, सास ससुर उसका सम्मान करते हैं, देवर ननद उसको प्यार करते हैं, तो वो महिला वहीं से सशक्त हो जाती है और हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता रहता है। ठीक है, जैसा आपने बताया लेकिन अभी एक बहुत बड़ी समस्या उठी थी, अतुल सुभाष आपने नाम सुना होगा, जी, बिल्कुल। मानव शर्मा का भी नाम सुना जी, होगा। बिल्कुल जिस समझ। तरीके से ये घटना हुई, हुँ। उसके बाद तमाम मीडिया चैनलों ने समानता के सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ पर लिंग भेद से भरे कानून हैं। हमारे संविधान में इतने संशोधन हो गए, लेकिन हम आज भी संशोधनों के लिए सोचते हैं कि क्यों नहीं लिंग भेद से परे समानता, जो लिंग समानता है, उस पे कानून हो। और पूरी आप अपना भारत का संविधान देख लें कि सेक्शन 14 में हमें समानता का पूरा अधिकार मिला है। तो अगर मानवाधिकार आयोग भारत में बना तो उस मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत ही महिला और पुरुष की या परिवार की समस्याएं देख ली जाती हैं और देखी भी जाती हैं। तो अलग से हमने क्यों महिला वोट बैंकिंग को एक कैश करने के लिए या उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने अलग से महिला आयोग क्यों बनाया? क्योंकि एक महिला के साथ या एक महिला के साथ पुरुष जुड़े होते हैं और पुरुष के साथ महिलाएं जुड़ी होती हैं, माँ बहन चाची भाभी के रूप में। एक महिला के साथ पति है, बेटा है, भाई है, ये सारे लोग जुड़े होते हैं। तो अगर महिला आयोग बना तो उसी समय पुरुष आयोग जरूर बना देना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। अतुल सुभाष से लेकर के मानव शर्मा तक हम आए हैं तो उसमें 17-18 ऐसे लड़कों ने आत्महत्या की जो परिवार का संबल थे और ये तब भी आप लोगों के माध्यम से ये खबरें सामने आई हैं। इतने कितने अतुल सुभाष हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर भारत एनसीआरबी का आप डाटा देखें तो करीब 92,000 पुरुष प्रतिवर्ष भारत में आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें 67,000 करीब विवाहित पुरुष हैं। तो फिर ये तो हर दिन अतुल सुभाष मर रहा है ना। अगर इसका मिनट्स में आंकड़ा ले तो 8 मिनट पर एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। इसके पीछे हमारे यही जेंडर बायस्ड लॉज़ हैं और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, रिट पिटीशन नंबर 141 2005 में, कि भई ये जो कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा में बने थे, इसमें कतिपय महिलाओं ने लूप होल्स निकाल कर के इन कानूनों को दुरुपयोग किया और ये चीज़ आज कानूनी आतंकवाद के रूप में व्याप्त है। आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं कि यानी इन कानूनों को जिसके कारण जेंडर बायस्ड है जैसा ना। आपने कहा, तो आपको ये भी लगता है कि जो महिला कानून है, उसका कई अन्य महिलाओं द्वारा दुरुपयोग भी किया हाँ, जा रहा है? दुरुपयोग किया जा रहा है और यही जो दुरुपयोग है इसको संज्ञान में लिया है 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एक पूरी सीरीज़ है, मतलब 2005 से लेकर के हर साल चाहे केरला हाई कोर्ट हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मतलब सबने ये कहा कि हाँ, ये जो धाराएँ जो महिलाओं की सुरक्षा करती थीं, जिन कानूनों से, वो उनका कतिपय दुष्ट महिलाओं ने दुष्ट इरादों को सॉल्व करने के लिए झूठा सहारा लिया। 98% जो महिला कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जेंडर बायस्ड कानूनों का भारत में होना, क्योंकि यहाँ पर सज़ा जो है वो क्या है, जेंडर बायस्ड है। मैं ये कहती हूँ कि अगर क्राइम वर्ड जेंडर न्यूट्रल है तो पनिशमेंट क्यों नहीं जेंडर न्यूट्रल है? भई कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको सज़ा मिलती है, तो औरत को क्यों छोड़ दिया जाता है अगर वो क्राइम कर रही है, झूठे केसेस लगा रही है। माननीय न्यायालय का इतना समय जा रहा है कि आज 5,000 ये 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है कोर्ट्स के ऊपर। अगर वो केस को इतने केसेस को अगर वो सुलझाएँगे तो 357 साल लगेंगे इन केसेस को ख़त्म करने के लिए। सोचिए, न्यायाधीश नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, समाज में इतनी विषमता आ चुकी है इस कारण कि मुझे ये लगता है कि सबको उठना पड़ेगा, क्योंकि आज अतुल सुभाष की ने फेस किया, उसके परिवार ने फेस किया, कल आपके अतुल सुभाष की बारी होगी। तो ये सबको लगना होगा। मानव शर्मा अगर गया है, हँसता-खेलता चला गया, वो जो चीज़ें थी कि भई कानून का मिसयूज़ हुआ,
प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। जो शिकायत आती है उसको वो लेना पड़ता है उनको। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जब तक केस साक्ष्य पे आएगा, उससे पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो लड़का होता है वो अपनी बहन का नाम एफआईआर में देख कर के, अपनी माँ का नाम एफआईआर में देख कर के वो घुट जाता है और उसके बाद वो आत्महत्या इसलिए कर लेता है कि इससे मेरे जाने से सबको राहत मिल जाएगी। ठीक है, जैसा आपने कहा, मानव शर्मा उत्तर प्रदेशी है हाँ। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कही जाती है, हुँ। कहा जाता है कि कोई भी ऐसा केस या कोई भी ऐसी घटना होती है, उस पे तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की तैयार हो जाती है। क्या हुँ। लगता है इससे सरकार कोई सुधार करने की कोशिश करेगी जो मानव शर्मा ने जिस तरीके से घटना हुई या जिस तरीके से जो भी हुआ? नहीं, क्योंकि मानव शर्मा अगर लड़की होती, तो शायद ये काम बहुत त्वरित गति से होता। जिस जिस पैशन से आपने क्वेश्चन पूछा, एक एग्रेसिवनेस के साथ, तो वो चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि पुरुष के हित के बारे में बात करना भी लोगों के लिए बहुत मज़ाक का विषय है और जो पूरी राजनीति है वो भी एक जाति या उस पर खड़ी हुई है। यानी अगर जो पुरुष का वोट है वो जाति में बँटा हुआ है और स्त्री का वोट केवल स्त्री में बँटा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए हमें चुनाव लड़ना हो, तो बंदा ये पूछता है, भई आपके यहाँ जैन कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ये कितने हैं, महिलाएँ कितनी हैं? तो महिला के वोट को लेने के लिए ये सारा हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि परिवार टूट रहा है आज। परिवार टूटने से हमारा समाज टूटता है, समाज से राष्ट्र की हानि होती है और पूरे विश्व में अगर कोई लड़की की कोई दिक्कत आती है, जैसे निर्भया कांड में आपने देखा, तो भारत को बलात्कारियों का देश कहा जाने लगा। एक इंटरनेशनल उसमें ये एक बना कि भारत में तो लोग बलात्कारी लड़के बलात्कारी होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पर एक दुष्ट लड़की अगर गलत इरादों से दुष्ट स्त्री का एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, एक समाधान, कड़े से कड़े दंड का प्रावधान, ये मेरा एक स्लोगन है। और फिर ये कैसा महिला उत्थान जो गिरा रहा माँ का सम्मान। यानी एक एफआईआर अगर कोई बूढ़ी माँ करना चाहे अपनी बहू के खिलाफ, आप करके देख लीजिए, बड़ा मुश्किल है। हालाँकि अब सरकारें समझती हैं, आदेश भी है, हमारे उत्तर प्रदेश उस मंत्रालय में जो हमारा सरकार है, उसमें राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद बनी हुई है, उसका एक नंबर है 14567। मेरा भी खुद टोल फ्री नंबर है 1800 ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए समर्पित है ये सारे नंबर्स। तो इसमें माँ की कॉल अगर आती है तो हम लोग त्वरित गति से उसको लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो आपने क्वेश्चन किया बेसिक कि जो महिलाओं के जो कानून है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार किसी लड़के की आत्महत्या से कितना चेतेगी? वो आपके सामने खुद है कि 9 दिसंबर की आत्महत्या अतुल सुभाष की होना, आज तक क्या हुआ आप खुद भी जानते हैं। मेरा आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आपके जो इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, मेरा एक अपील है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। जहाँ पर अतुल सुभाष के 3 वर्ष के बेटे को उसकी माँ को ही सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि उसने अपने एक इतना बड़ा उसका सुसाइड नोट था कि वो चाहता था कि उसके बच्चे की अच्छी परवरिश संस्कारों के साथ हो, वो उनके माता-पिता को नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि अपरिचित हैं दादा-दादी, हम उसके बच्चे को क्यों दे दें? 3 साल का बच्चा जो हॉस्टल में रह रहा हो, तो हॉस्टल में भी तो अपरिचित लोग थे ना? तो ये मेरा मतलब मैं हृदय से ये मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस निर्णय पे ज़रूर पुनर्विचार होना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि लोग मरे वाले जो जो मृत्यु में लोग होते हैं उनकी इच्छाओं को उनकी जो उनकी अंतिम इच्छा होती है उसको लोग पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखता नहीं है क्योंकि जेंडर बायस्ड लॉज से भारत को बाहर लाना, कानूनों में संशोधन होना ये बड़ा कठिन है क्योंकि 2 ही 3 कानूनों में इधर संशोधन हुए हैं जो पुरुषों से रिलेटेड हैं, परिवारों से रिलेटेड हैं। एक अनिश कुमार वर्सेस वर्सेस बिहार सरकार का जो एक संशोधन था जिसमें परिवारों में जो ये पति-पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, इसमें माता-पिता या भाई-बहन की गिरफ्तारी पर रोक की गई थी। इसी प्रकार राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो ये अपना कानून ये निर्णय आया, उसमें परिवार कल्याण समितियाँ कोर्ट्स के अंदर स्थापित हों। 41A का नोटिस आया कि तुरंत गिरफ्तारी ना हो, वो थानों में मैंडेटरी है कि आप उस पे साइन कर देंगे, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस तरह के सो ऑन बहुत सारे संशोधन्स आए हैं, पर उसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। थाने के स्तर पर किसी को नहीं पता कि हमें माता-पिता की गिरफ्तारी नहीं करनी, आपको अनिश कुमार का जजमेंट बताना पड़ेगा। तो एक प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है पुलिस के लेवल पर या जो भी ऐसी भूमिकाओं पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कि इस पे निर्णय लेना होता है, जिनके एग्ज़ीक्यूशन से
चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं, तो इन तक कानूनों की जो एक संशोधन जो आ रहे हैं, उसका प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक आपको उदाहरण मानकर एक मेरे मन में सवाल आ रहा है। जी। जिस तरीके से आप उस समाज से, उस समय से आप आई हैं, जहाँ पर लोगों के बहुत मतभेद रहता था कि अगर नारी है तो वो नौकरी नहीं कर सकती, नारी है तो वो सिर्फ़ घर का ही काम करेगी। लेकिन आपके बढ़ते कदम, जिस तरीके से आपने कामयाबी पाई, उस तरीके से बढ़ते कदम में आपको नहीं लगता कि आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपको रोका हो आपके बढ़ते कदमों कि नहीं, नारी हो तो सिर्फ़ आप खाना बनाएँगी, घर के काम करेंगी। लेकिन आपको ऐसा कभी लगा कि समाज के व्यक्ति ने आपको टोका हो कि नहीं, नारी हैं, तो आप घर का काम करेंगी इस तरीके से? आपको नहीं लगता उस समाज से आप भी हैं, वही पिछले काल से जहाँ ये चलता चला आया है? यस, ऑफ कोर्स। जब कोई स्त्री कर्तव्यपरायण होती है, जिस उसके पास अधिकार स्वतः आ जाते हैं, और लोग अधिकार या उसको दायित्व भी तभी देते हैं जब वो समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति उसका निर्वहन कर सकता है। मैं अपने घर का खाना खुद बनाती हूँ, घर का जितना भी काम है मैं स्वयं करती हूँ, और मुझे इसमें बहुत सुख मिलता है। और मैंने अपनी जो व्यक्तित्व है उसमें शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है। अगर नारी को शिक्षा दी जाए तो मुझे लगता है कि उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट को समझने की पूरी तमीज़ होती है, और जिस स्त्री के अंदर ये एक तमीज़ आ जाती है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो उसके पीछे शिक्षा का कारण होता है और उसकी नीयत बहुत साफ़ हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की नीयत साफ़ होती है, तो सारी चीज़ों में मतलब आस-पास के लोग उस पे विश्वास करते हैं, और वो भी सोचते हैं कि हमने जहाँ विश्वास अपना इन्वेस्ट किया है, जिस पर विश्वास दिया है, वो एक ना एक दिन बहुत अच्छा करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ससुर जी को, जिन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास किया, और मैंने अपनी इच्छा से अपने जॉब को छोड़ा था बीएचयू का। लेकिन मैंने मेरे ससुर जी के ही सहयोग से और पति के सहयोग से मैं समाज को समर्पित हुई। 98 में हमने गाइड समाज कल्याण संस्थान की स्थापना करी। हमने कभी सरकार से या किसी से इस तरह के कोई चंदे नहीं लिए, क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ें अपने संकल्प के धन से ही होती हैं, बाकी तो धन जुट ही जाते हैं। संकल्प का धन है तो विकल्प सारे जुट जाते हैं। तो मैं अपने व्यक्तित्व के अंदर सब लोगों के प्रति धन्यवाद देते हुए, उनकी जितनी भी आकांक्षाएँ थीं, जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा, वही मेरा धीमे-धीमे आत्मबल बनता चला गया, और मुझे हमेशा लगा कि मैं अगर अच्छा काम करूँगी तो वो कहेंगे कि दैट यू हैव डन वेरी वेल। नंबर मैं माँगती हूँ कि 10 में से कितने नंबर? तो जब वो कहते हैं कि 9.5 नंबर, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आधे नंबर के लिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। आपकी पीढ़ी और आज की युवा पीढ़ी, हुँ, उसमें अगर तुलना की जाए, तो हुँ। क्या लगता है संघर्ष किसने ज़्यादा किया? देखिए, हमारी पीढ़ी ने भी संघर्ष किया, और आज की पीढ़ी भी बहुत संघर्ष कर रही है। मैं ऐसा नहीं मानती कि उनको कोई भी चीज़ें प्लेट में सारी चीज़ें दे दी गई हैं और वो उसको आराम से खा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अपने-अपने ज़िंदगी के संघर्षों की लड़ाई खुद लड़नी होती है, और कोज़ी होकर के या बहुत ही कंफर्टेबल ज़ोन में जाकर के किसी की भी ज़िंदगी नहीं बन सकती। जो कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर आया है, उसी ने इतिहास रच दिया है एक्चुअली। तो हमारी पीढ़ी में भी वो दिक्कतें थीं, क्या करोगी पढ़ कर के, क्या करना है तुम्हें? लेकिन जिनके साथ अच्छी सोच वाला परिवार था, जिन्होंने देखा कि हाँ, ये अगर करना चाहती है तो ये करे, तो वो उन्होंने देखा कि ये मर्यादा के अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है। बड़े लोगों को यही चिंता होती थी। मर्यादा में हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी भाषा का अनुशासन, हमारे व्यक्तित्व का अनुशासन, हमारे निगाहों का अनुशासन, ये सारी चीज़ें हमने संस्कारों में सीखी थी। तो आज की पीढ़ी में थोड़ा-सा इससे अलग है, लेकिन वो खुद जानते हैं कि वहाँ उनका फ़ियर फैक्टर का क्या है, और उनको कहाँ पे खुद सचेत होना है, तो उनके लिए हेल्पलाइन्स आ गई। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उनके लिए हेल्प के लिए काम करती हैं। हमारे साथ हमारे माता-पिता और हम ये मानते थे कि सावधान आप सीसीटीवी की निगाह में तब नहीं थे, तब हम सोचते थे सावधान हम ईश्वर की निगाह में हैं। थोड़ा-सा अंतर यही आया कि ईश्वर की जगह अब सीसीटीवी आ गया है, तो लोग ये समझते हैं कि इधर देख लो, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ऊपर भी 2 आँखें चल रही हैं। तो ये इस पीढ़ी से उस पीढ़ी का अंतर है। लेकिन हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बहुत विश्वास है आज की पीढ़ी पर कि आज के बच्चे शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको और विश्वास दिया जाए और ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ, और थोड़ा प्रशिक्षण भी हो, और उनके साथ काउंसलर्स भी जुड़े हों, तो वो निश्चित रूप से काउंसलर्स को लेते, क्योंकि मैं एक प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलर भी हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मेरे पास बेटियों के, बेटों के बहुत कॉल्स आते हैं, और वो लोग बहुत उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो परिवार के कारण आपने सॉल्व नहीं होते, तो वो हम कर देते आपने हैं। शिक्षा की बात कही। हाँ। लड़का और लड़की, हुँ। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में अब भी असमानताएँ हैं?
देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएँ अगर हम लिंग के आधार पे देखें, तो आज की तारीख में जिस तरह हमारी यूपी गवर्नमेंट या भारत सरकार शिक्षा के स्तर पर प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल जितने भी उन लेवल पर इतना काम कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, जिसमें अ, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी और भी आशा बहू, फलाने जितने भी ये जितने लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें मिड डे मील हो गया, इसमें कोशिश की जा रही है कि लड़कियाँ शिक्षा में आएँ। ये ना हो कि वो 8वीं स्तर पे जाकर के शिक्षा को ख़त्म कर दें, तो प्रोत्साहन बहुत दिया जा रहा है। लेकिन लड़का और लड़की की शिक्षा में थोड़ा अंतर ये होता है कि लड़के के ऊपर घर का भी भार होता है। जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो भई जाओ समोसे ले आओ, सब्ज़ी ले आओ, ये ले आओ। लड़की को इतना एक्सपोज़र नहीं होता कि भई उसको कोई रात में ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं भेजेगा। ये तो आप समझते हैं। अगर भाई-बहन हैं, तो जो घर के कामों की ज़िम्मेवारी वो लड़की निभाएगी, तो बाहर के कामों का लड़का करेगा। तो उसका थोड़ा-सा ध्यान बँटता है और नंबरों का अगर हम खेल देखते हैं, तो नंबरों में लड़के थोड़ा पिछड़ जाते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन अब अगर हम देखें कि प्रोत्साहन के रूप में, तो अभी हमारी जो केंद्रीय मंत्री थीं पिछले समय महिला एवं बाल विकास की, तो उन्होंने एक घोषणा करी कि शहीद के बेटा और बेटी को हम लड़की को 3,000 और लड़के को 2,500 स्कॉलरशिप देंगे। भाई ये क्या मतलब है? जो सेना जो सीमा पर जवान है वो तो लड़का ही शहीद होता है। तो ये ₹500 का गेम क्यों खेला कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ? तो लड़कियों को क्या करें, गड्ढे में डाल दें? क्या करें हम लोग? भाई उसमें हमारे यहाँ भारत में बेटा-बेटी नहीं पलते, हमारे यहाँ बच्चे पलते हैं भाई, हम बच्चे पालते हैं। कोई मेरे से पूछा कितने बच्चे? भई 1 बच्चा है हमारा, है ना? तो बेटा-बेटी वाला जो हमने कॉन्सेप्ट डाला, हम खुद ही लिंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम उसी स्कॉलरशिप को बराबर ही कर देते, तो क्या होता? एक समानता की बात होती। तो शिक्षा के लिए भी इसी तरह के प्रयास होने चाहिए। लड़का और लड़की के लिए कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन परिवार के ऊपर है ये कि वो उस बच्चे के लिए क्या संसाधन और कितना अनुशासन रखता है। इसी से शिक्षा आगे बढ़ सकती है। महिलाओं के प्रति सोच की अगर बात कही जाए, तो उसमें पुरुषों की क्या भूमिका हो? जिससे महिलाओं की ये समानता की बात हो, चाहे लिंग भेद की बात हो, तो उसमें पुरुषों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, अगर बात होती है किसी के व्यक्तित्व के निर्माण की, तो उसमें एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा बहुत काम करती है। और जैसे कहते हैं ना, मेरे मेरी बेटी है तो ज़रूर ये करेगी, मेरा बेटा है तो ये ज़रूर करेगा। इसमें स्त्री-पुरुष के नज़रिए की या दृष्टिकोण की या उनके किसी इस चीज़ की बात नहीं कि पुरुषों का नज़रिया क्या हो। मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना जो मेरी अब तक की ज़िंदगी जो मैंने देखा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आपके स्टेप्स बहुत जो आपके कदम हैं, वो ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, नैतिक बल के साथ अगर आप चल रहे हैं, अनुशासन के साथ आप चल रहे हैं, भाषा के अनुशासन के साथ हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व में अनुशासन है, तो मुझे लगता है कि पुरुष आपको एक देवी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में पूजता है, बहन के रूप में मानता है और वो जो पुरुष है, वो इस स्त्री को अपना बल मानता है कि इससे मैं बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। शी कैन डू फॉर मी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें स्त्री-पुरुष की बात नहीं, सेम चीज़ स्त्री के साथ भी होती कि उसके साथ जो पुरुष जुड़े होते हैं, वो भी उनके उनके प्रति कि ईश्वर का ही भाव रखती कि ये ईश्वर तो हमने नहीं देखा, पर ये ईश्वर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके कारण मैं आज इतना कर पा रही हूँ। तो ये एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञ होने की बात है। और करुणा का भाव रखने की बात है। हमारे अंदर कंपैशन खत्म हो गया है, हम चीज़ों को यूज़ एंड थ्रो करते हैं। तो ये सब चीज़ें खत्म करनी है, तो व्यक्तित्व का अगर इस तरह का नैतिकता, आध्यात्मिकता के साथ अगर हम जिएँ, तो ना पुरुषों की नज़रिया खराब होता है, ना स्त्रियों का नज़रिया खराब होता है, मेरे विचार में। इसी से एक सवाल और निकल कर आता है। एक अपेक्षाएँ की जाती हैं कि स्त्री जो है घर का भी संतुलन सँभाले, जो घर की ज़िम्मेदारियाँ उसका भी संतुलन करे हुँ। और जो करियर है उसका भी संतुलन बनाए रखे। ये अपेक्षाएँ की जाती हैं। आपके नज़रिए सही है या गलत है? ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो बच्चा होता है उसको दूध माँ ही तो पिलाएगी, है ना? जो स्त्री के काम है वो स्त्री को ही करने होंगे। हम स्त्री को पुरुष ना बनाएँ, हम स्त्री को पुरुष ना बनाएँ, उसको स्त्री ही रहने दें, क्योंकि स्त्री सौंदर्य व्यवस्था और सृजन का प्रतीक होती है, वो स्थान पुरुष नहीं ले सकता। पुरुष को सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, प्रबंधक होता है बहुत अच्छा। वो बहुत से बड़े से बड़े डिज़ास्टर को बड़े हल्के में लेकर के उसको बहुत सँभाल सकता है, चेहरे पे शिकन लाए बगैर। तो हमें ये बैलेंस दोनों को लेकर के चलना होता है। अर्धनारीश्वर हमारे सामने एक उदाहरण है। वो एक हमारे सामने रचना है कि अर्धनारीश्वर यानी दोनों लोग मिलकर करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं। हम स्त्री पुरुष ऑफ इंडिया नहीं हैं। तो चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, दोनों मिल के करते हैं तो घर में बहुत खुशियाँ आती हैं। और घर में मैं फिर कहना चाहूँगी कि घर में
ये जो एसी होता है या ब्लोअर होता है, इससे उसका तापमान नहीं बनता। तापमान बनता है हमारे दिमाग की ठंडक से और दिलों की गर्मजोशी से। तो वो हमारे ज़िंदगी के तापमान को बहुत अच्छा रखता है, तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने बताया बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है स्त्री हर रूप में सुरक्षित है? आपका मत क्या है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री के कई रूप होते हैं। एक छोटी-सी बच्ची होती है, जहाँ हम उसके पैर छू के पूजा करते हैं। लोग ढूँढते हैं कि दुर्गा पूजा है तो हमें पैर छूने हैं। जैसे-जैसे वो यौवना बनती है तो वो निर्भया के रूप में बलात्कार का शिकार भी हो जाती है, बहुत असुरक्षित होती है। आपने देखा कि कितने कितने ज़्यादा केसेज़ हैं बलात्कार के। वो बात अलग है कि इसमें झूठे कितने हैं, ठीक है? लेकिन कहीं भी जहाँ सच्चे हैं वहाँ पे लड़की के एक कितना उसके साथ एक भीभत्सता होती है, तो ये गलत है। उसके बाद वो पत्नी बनती है, ठीक है? बहन भी होती है, तो पत्नी जब बनती है या बहू बन जाती है, तो अचानक से उसके पास असीमित अधिकार आ जाते हैं। आप आप थाने में जाके देख सकते हैं, आप कोर्ट में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर पत्नी या बहू के रूप में स्त्रियाँ बिल्कुल सामने खड़ी हुई हैं अपने लिए न्याय माँगने के लिए। और अगर वहीं पर बहन आ जाती है या माँ आ जाती है, तो वो सेफ नहीं। एम आई सेफ एज़ ए सिस्टर इन लॉ? एम आई सेफ एज़ ए मदर इन लॉ? ये नहीं है भारत में। जो माँ है, माँ का सम्मान गिर रहा है कि ये कैसा महिला उत्थान जो गिरा रहा माँ का सम्मान या बहन का सम्मान। क्योंकि जो कानून है 498 ए हो गया, 323 हो गया, 125 हो गया, 406 हो गया, ये कि भई लड़की सामान ले गई और उसने उन लोगों पे लगा दी कि मेरे दहेज के गहने-वहने रख लिए हैं। तो जो झूठी चीज़ें चल रही हैं 506, 504 इस तरह के 370, 376, 354 यानी इस तरह के कानून हैं जिसमें एक युवा स्त्री जो होती है, वो कहीं पर भी झूठे केसेस कर सकती है। तो जो वो एक युवा स्त्री का जो रूप है माँ सॉरी पत्नी और बहू का, वो बड़ा सुरक्षित बहुत सेफ ज़ोन में बहुत मुस्कुरा रहा है, इन कानूनों की, इन हेल्पलाइन के मिसयूज़ को कर के। उसी जगह पर एक माँ है, एक बहन है, अगर बहन अपनी भाभी की प्रताड़ना के खिलाफ अगर थाने में जाए और उसी समय एट द टाइम बहू खड़ी हो या पत्नी खड़ी हो, तो वो आप खुद देख सकते हैं कि उसमें कहाँ पे बैलेंस होता है। हालाँकि अब अच्छा हो रहा है, पुलिस भी संज्ञान में ले रही है क्योंकि ये मिसयूज़ जो हुआ है, इस चीज़ें को नज़रिया बदला है लोगों का। नेक्स्ट। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। हुँ। आप ऐसा क्या समाज में बदलाव लाना चाहेंगी या ऐसा कौन-सा बदलाव होगा जो आप समाज में लाना चाहती हैं? तो वो कौन-सा बदलाव हो सकता है? देखिए जहाँ से बात शुरू हुई थी 2 चीज़ों पे ख़त्म करूँगी इसको। हुँ। एक तो ये कि भारत में जो हमारी जेंडर न्यूट्रल एक समाज हो, जिसमें जेंडर इक्वालिटी हो, वो ज़रूर आनी चाहिए। जितने भी संविधान हैं, जितने भी कानून हैं हमारे इस संविधान में, जो जेंडर बायस्ड हैं, जिससे वी द पीपल ऑफ इंडिया या 51% अगर पुरुष है तो फिर 49% औरतें हैं। तो वो जो 51 परसेंट पुरुष हैं, जो लड़का है उसका जो हानि हो रही है, पुरुष जा रहा है, तो ना करवा चौथ मनेगा, ना रक्षाबंधन मन पाएगा। तो सरकार को ये समझना होगा कि ये जो कानून है, इनमें संशोधन हो। दूसरा मैं चाहती हूँ कि जो आपने कहा कि आप क्या कर सकती हैं। जैसे मैं हाँ, एक बार फिर सवाल को बताऊँगा। हाँ। ऐसा क्या आपका जो है जो मतलब कुछ बदले, आपको सरकार सुन ले अगर इस बात को, तो क्या समाज में ऐसा बड़ा बदलाव हो, जो आपको सरकार सुने तो देखे कि हाँ, जो आपने बोला सच में ये बदलाव होना चाहिए समाज बिल्कुल। में? एक तो वही कि जो वो कानून है जेंडर न्यूट्रल हो और पुरुषों के लिए भी एक अलग से मंत्रालय बने, जिसमें उनकी बातें सुनी जाएँ। अगर आपको पुरुष मंत्रालय बनाने में कोई राजनीतिक दिक्कत है, तो आप परिवार संरक्षण एक मंत्रालय बना दीजिए, जिसमें माँ, बहन, बेटी या पुरुष या स्त्री या बहू-बेटी जो भी है वो खुल कर के जाए, ये मेरी पहली डिमांड है। दूसरा ये है कि जो स्त्री है उसकी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय विवाह के बाद जो होता है, उसमें अगर उसको थोड़ा उम्र का रिलैक्सेशन मिले, तो वो चीज़ों को अच्छा कर सकती है। तीसरा ये कि जो विवाह में दहेज होता है, जो विवाह में इतनी कुरीतियाँ हैं भारत में कि ज़िंदगी में जितना कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, वो उसको धुएँ में उड़ा देता है। तो जो विवाह के ऊपर फालतू के खर्चे हो रहे हैं, इस पर काउंटर होना चाहिए, इस पे कोई कठोर कानून लगना चाहिए। विवाह के समय ही कुछ ऐसा पत्र बन जाना चाहिए कि जिसमें प्यार से लेन-देन को लिख लिया जाए, जिससे कि दोनों पक्ष बच जाएँ। रिचुअल शादी के पहले या बाद में एक कोर्ट मैरिज हो जाए, लेकिन अगर शादी कहीं टूटने का कोई किसी की ग्रीवेंसेस हैं,
तो फिर वो बड़े बुजुर्गों को लेकर के सुना जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विवाह में जो मिसयूज़ होता है, जो गहने, कपड़े, डेस्टिनेशन वेडिंग, पटाखे-वटाखे, जितनी भी आतिशबाजी में, उसकी जगह पर लड़की के विवाह में उसका पिता एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लड़की के नाम कर दे, पूरे पैसे को, दिन में शादी करो। अगर शादी बचनी होगी तो 3 साल बाद जब वो पैसा कैश होगा, पॉलिसी कैश होगी, तो वो लड़की के नाम आएगी। और अगर विवाह नहीं बचता है, तो वो लड़की जो है अपनी ज़िंदगी को, आर्थिक संबल बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो पैसे को इस तरह फेंकिए मत, धुएँ में मत उड़ाइए। पैसे का, पर्यावरण का बचाव करिए। और अपनी ज़िंदगी में अगर मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँ कि मैं क्या बदलाव ला सकती हूँ, तो लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहती हूँ, दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहती हूँ कि लोगों को यूज़ एंड थ्रो मत करिए। करुणा लाइए, अस्तित्व का सम्मान करिए और अपने संसाधनों का मिसयूज़ कभी मत करिए और कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाएँ। ये मेरा सरकार से एक, आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.